कहां तक बातें कर ली थी अपन ने लास्ट क्लास में? पाई बॉन्ड और लोन पेयर, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने के लिए भी मैंने दिया था। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मान लीजिए कभी हमारे सामने ये आ जाए इस प्रकार से, अब ये आपको करेगा भयंकर कंफ्यूज। क्लियर? एक एक नहीं, दो दो में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को भी लेकर और लोन पेयर को भी लेकर। कि आप एक को मना कर दोगे तो दूसरे पर बात करने लग जाएगा कि बताइए इसके बारे में क्या ख्यालात है। तो अगर मैं आपसे यहां पर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछना चाहूं तो आप बता सकते हैं ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? जरा ध्यान दीजिए, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? लोन पेयर। अब वापस से बताएंगे, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम? sp2। और आप चेंज हो गए, बस एग्जामिनर यही करेगा, ये sp3 है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं ये sp3 है तो फिर आप बोल देंगे बहुत आसानी से कि सर ना तो पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है और ना ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में। ऐसा आपने इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल दिया? क्योंकि कॉन्जुगेशन में चाहे चार्ज आए, चाहे लोन पेयर आए, चाहे रेडिकल आए, उस एटम पर पी होना, अगर उस एटम पर पी नहीं है तो वो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं बन सकता। यही बात है कि नहीं है? तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाए तो फिर इनमें से दोनों में से कोई भी कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। दोस्तों मैंने बोला था ना कि जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर, ये दो कोड़ी की बातें हैं, जब चाहेगा एग्जामिनर फैला देगा इनको। क्लियर? बहुत ही फेमस आपका एग्जाम्पल ये रहता है। आइए हम बात करते हैं किसी न्यूट्रल एटम की। अगर न्यूट्रल एटम के ऊपर क्या है? लोन पेयर, एक है या एक से ज्यादा, न्यूट्रल एटम की बातें हो रही है, तो वो अपना एक ही लोन पेयर शेयर कर पाता है। अगर न्यूट्रल एटम पर लोन पेयर्स हैं, एक है या एक से ज्यादा, तो वो एक ही अपना लोन पेयर शेयर कर पाएगा। जैसे अगर मैं इसको H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिलवाने की कोशिश करूं तो ये आपने आईओसी पीसी सब में पढ़ा है, बस आपने ध्यान नहीं दिया है। अगर ये इसको अपना लोन पेयर दे दे तो H2O का कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा एंड द कॉन्जुगेट एसिड इज हाइड्रोनियम आयन। इनफैक्ट अगर आपको वाटर में H प्लस चाहिए तो यही देगा, बाकी कोई दे भी नहीं सकते। बन गए? अब ऑक्सीजन पर एक और लोन पेयर है दोस्त, लेकिन इस लोन पेयर पर कभी प्रोटोनेशन नहीं होता है। इस पर एक और लोन पेयर आपके पास अवेलेबल है, ये देख लो, ये रहा लोन पेयर। लेकिन ऐसा होता हुआ आपको कभी नजर नहीं आएगा कि ऑक्सीजन अपने दोनों लोन पेयर शेयर कर दे और खुद के ऊपर कैसा चार्ज ले ले? पॉजिटिव चार्ज ले ले। मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल भी पढ़ा है ना, तो बहुत शिद्दत से बहुत सोच समझ कर अपनी बातें बोली हैं। मैंने बोली एनी एटम और स्पीसीज विच कैन शेयर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज न्यूक्लियोफाइल, यही बोला है मैंने। हाँ, अगर किसी एटम पर कंप्लीट ऑक्टेट के साथ लोन पेयर है, इट कैन शेयर इट्स लोन पेयर। आप रिकॉर्डिंग जाके सुन सकते हो, मैंने यही बोला है। मैंने ये नहीं बोला कि कंप्लीट ऑक्टेट के साथ लोन पेयर आ गया तो वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। इतना मंदबुद्धि नहीं हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये देख लो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, कंप्लीट ऑक्टेट के साथ है, पर इट इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? अब आप समझिए, इसका मतलब ऑक्सीजन अपना एक ही लोन पेयर शेयर करता है, दूसरा लोन पेयर शेयर ही नहीं करता है। अब आप एक कैसे भी शेयर करवा लो, अगर उसने प्रोटोनेशन में दे दिया है तो कॉन्जुगेशन में नहीं भेजेगा अगले लोन पेयर को, और कॉन्जुगेशन में गया है तो फिर प्रोटोनेशन में दिक्कत आ जाएगी। क्लियर? तो यहां पर आप बात कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि इस ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर ऑलरेडी शेयर कर दिया, इसी तो लिए उस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये अपना दूसरा लोन पेयर कभी भी शेयर नहीं करेगा। तो ये 100% लोन पेयर अब कैसा रहने वाला है बताइए? लोकलाइज्ड। और सर अगर आपने ये बता दिया ये लोकलाइज्ड है तो हमने क्लियर कर दिया, यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन अब क्या होगी? sp3। लोकलाइज्ड है तो, अगर sp3 है तो फिर आप समझ जाइए ये फिर कॉन्जुगेशन में ना तो पॉजिटिव चार्ज और ना लोन पेयर है। तो जब किसी न्यूट्रल एटम पर एक से ज्यादा भी लोन पेयर होते हैं ना, तो वो एक ही लोन पेयर शेयर करता है। अब ये आईओसी के हिस्से में जाता है,
कि दूसरा लोन पेयर शेयर क्यों नहीं करता है। मेरा मुद्दा यहाँ पर वो नहीं है कि क्यों नहीं करता, मैंने आपको रिजल्ट बताया है। क्लियर? आपको पीसी में भी ध्यान देना चाहिए था जब आप कॉन्जुगेट एसिड बना रहे थे कि सर आपने वाटर का तो बना दिया, H3O+ का कॉन्जुगेट एसिड क्या बन सकता है, तो वहां पर आपको बातें करनी चाहिए थी। आइए मैं अपनी बात को वापस से कनेक्ट करता हूं आप लोगों से। मेरे पास बहुत जरिए हैं समझाने के, किसी के भी पास हो सकते हैं अगर उनको आंसर मालूम है तो। ये देखिए, ये आपके सामने, आप पॉजिटिव को समझाएंगे, नहीं 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 नहीं, पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर रेजोनेंस हुआ, अगर रेजोनेंस हुआ, हुआ का क्या मतलब है, या तो होगा या नहीं होगा। अगर रेजोनेंस हुआ तो यहां पर ये बन जाएगा। और बताइए अगर ये बन गया तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हो नहीं, हमने इससे पहले बता दिया था कि पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में नहीं है, बिना वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन लाए। तो लास्ट क्लास में मैं आपको यही कह रहा था, अगर किसी के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है तो वो एक ही लोन पेयर शेयर करता है। कुछ याद आया? जब मैंने आपके सामने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए कहा था, तो बताइए ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर थे? कितने थे? 2। तो मैंने क्या बोला था, एक को तो क्या मान लो आप, लोकेलाइज्ड, तो दूसरा आप क्या मान सकते हो, डीलोकेलाइज्ड, क्योंकि वो एक ही शेयर करेगा, दोनों शेयर करने वाला ही नहीं है। अब इस पर और भी बेटर क्लियरिटी आप लोगों के सामने आने वाली है। पहले आप इतना सा एक बार नोट डाउन कर देंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सो पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर, ये ट्रिक है, काफी जगह काम करेगी और ये ट्रिक काफी जगह फेल भी हो जाएगी, लेकिन जो हमने बोला है वो कभी फेल नहीं होगा। अगर कॉन्जुकेशन में है तो फिर वो डिलोकलाइज्ड होगा, और कॉन्जुकेशन में नहीं है तो वो डिलोकलाइज नहीं हो सकता, कहीं फेल होने वाला नहीं है। डबल बॉन्ड पर लोन पेयर लोकलाइज्ड, ये तो आईओसी के दूसरे से तीसरे एग्जांपल में फेल हो जाएगा पॉइंट। आईओसी, ओसी तो आना ही बहुत दूर की बात है। केमिकल बॉन्डिंग में CO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। को बताएगा ऑक्सीजन अपना दूसरा लोन पेयर शेयर क्यों नहीं करता है? पहली बार पॉजिटिव चार्ज आने से अब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, नहीं कर पाएगा शेयर ये। पॉजिटिव चार्ज आने से एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है और बहुत खतरनाक बढ़ जाती है। तो अब आपको इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पाएगी नॉर्मल कंडीशंस पर, इसीलिए अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये बोलना कि ए और इस पर वो दो पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनको कभी ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन में नहीं लिया जाता है। ये तो पता है कि नहीं होता, नहीं कुछ ना कुछ तो मैं बोलूंगा। सुलटा दिया है क्या? चलिए, तो अभी हम लोन पेयर से रिलेटेड कुछ और बातें यहां पर करने वाले हैं। लोन पेयर के कॉन्जुगेशन संबंधित बातें हमने कल की क्लास में भी की थी। चलिए, नहीं नहीं भाई, जो अब आके बैठा उसके इंतजार में मैं नहीं रुकूंगा, मेरा फंडा क्लियर है, कोई बात नहीं है। एक बार और बोलिए आप, बस अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसका नाम रहेगा पायरोल। तो हमने पहली दूसरी क्लास में बहुत सारे नेम नहीं बताए थे, पर जैसे सिलेबस खत्म होगा आप सारी चीजें जान जाएंगे। कुछ सर लोग पहली क्लास में सारे फेंक देते हैं, हिट्रो एटम एटम, अपन टाइम आने पर सारी बातें कर लेंगे। ये हमारे सामने पायरोल है। आइए आप बताइए, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर, उसके बारे में आपका क्या ख्यालात है? ये लोकेलाइज्ड है या फिर डीलोकेलाइज्ड है? यहां पर आपका फंडा आसानी से काम करेगा, ये अपना लोन पेयर शेयर कर सकता है। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है, ये लोन पेयर। तो ये लोन पेयर आपका कैसा है दोस्त? आप बोल सकते हो ये लोन पेयर है डीलोकेलाइज्ड। तो आप मुझे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता सकते हो? यस। अगर डीलोकेलाइज्ड है तो इसको स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करेंगे। बस आप तो मुझे ये बताते जाओ,
अगर मैं आपसे पूछूं ये लोन पेयर नाइट्रोजन का कहां पर है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर आपका पी ऑर्बिटल के अंदर अवेलेबल है। किसमें है? पी ऑर्बिटल के अंदर। समझिए, अगर आपका लोन पेयर कैसा है, ध्यान से सुनते जाइए। अगर लोन पेयर कैसा आ गया आपका? लोकेलाइज्ड। कैसा आ गया है? तो लोकेलाइज्ड लोन पेयर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। किस में होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। बहुत ही शानदार बात है ये। अगर आपका लोन पेयर कैसा आ गया है, अगर अपन बात करें लोन पेयर का, लोन पेयर कैसा आ गया है? डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का मतलब कॉन्जुकेशन में, और कॉन्जुकेशन का मतलब पी ऑर्बिटल के अंदर रहेगा। पी का मतलब मेरा हमेशा ही प्योर पी से, ये ध्यान रखना। तो आपने बोला है ये लोन पेयर कैसा है? डीलोकेलाइज्ड। तो अभी देखते हैं कहां पर मिलेगा। सबसे पहले बताइए, पाई बॉन्ड बनाया, तो मैंने पहला पाई बॉन्ड बना दिया है पी वाई से। तो आप बताइए बाय डिफॉल्ट अगला पाई बॉन्ड किससे बनेगा? पी वाई से। क्यों सर? क्योंकि कॉन्जुकेशन किसी को बुरा नहीं लगता है। तो यहां पर भी अगला पाई बॉन्ड जो है आपका बनेगा पी वाई और पी वाई से। अब लोन पेयर पे पास ऑप्शन है, वो चाहे तो कॉन्जुकेशन में आ सकता है, क्योंकि लगातार पी चलते हुए आ रहे हैं। तो पूछ रहा हमसे क्या मैं कॉन्जुकेशन में आ सकता हूं? हाँ, लेकिन आपको पी में आना पड़ेगा। बोलता आ जाएंगे, हमें कहीं कोई दूर तक दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया ही, देखो कौन से ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है ये? पी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। अब आप इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन एक बार ठीक से पता करें। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा लोन पेयर को काउंट मत करना। एंड दिस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आगे बात समझ में? चलिए, तो यहां पर आपका लोन पेयर पी ऑर्बिटल में है। मैं इसमें आपसे जानना चाहता हूं नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जब आप पाई बॉन्ड से पहचान रहे थे तो आपसे मिस्टेक हो सकती थी। जैसे दो तो ये हो गए और दो ये हो गए, 4। जो पी में है वो पाई है, जो पी में है वो, अगर वो पी कॉन्जुकेशन में है तो वो डिलोकलाइज्ड है। किसमें है? डिलोकलाइज्ड। तो आप बताइए ये भी तो आपका कौन सा ऑर्बिटल है? पी वाई। तो 2 और एक पाई बॉन्ड 2 4, एक और पाई बॉन्ड 2 6। तो 6 डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। आइए हम और बात करना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। एक और हमारे पास बहुत ही फेमस कंपाउंड आता है और ये हमें मालूम होना चाहिए। जैसे इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर्स हैं? 2। इसको हम बोलते हैं फ्यूरेन। क्या बोल देते हैं? फ्यूरेन। इट इज ए हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज अगेन हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। मैं क्यों इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया? क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त एरोमेटिक को अभी नहीं जानते, और मैं बताने लग जाऊं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक तो समझ में नहीं आती है। जब एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे मैं सारी चीजें क्लियर कर लूंगा। आइए इस पर अगर अपन बात करें, पहले अपन जुगाड़ से चलें। देखिए, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? लोन पेयर। लेकिन कितने लोन पेयर हैं? 2। तो सर आपने बोला था अगर किसी एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर हैं तो एक डीलोकलाइज हो सकता है, बाकी सारे क्या होंगे? लोकेलाइज। कौन सा डीलोकलाइज? देखिए दोस्त, रिंग के अंदर रिंग के बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका मन करे उसको, मान लीजिए सर मैंने तो इसको क्या लिख दिया? डीएल मतलब डीलोकलाइज्ड, और मैंने इसको क्या लिख दिया है? लोकलाइज्ड। क्या सही है? सही है। एक मिनट, दूसरा बच्चा बोल रहा है कि सर मैंने थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर दिया है। कैसे? मैंने यहां पर ये 2 लोन पेयर थे, मैंने इधर वाले को क्या लिख दिया है? डीलोकलाइज्ड, और इधर वाले को क्या लिख दिया है? लोकलाइज्ड। दोनों सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे इस बात को कि एक ही क्यों, दोनों क्यों नहीं। क्लियर? चलिए हम समझते हैं किस प्रकार की बातें करेंगे। अगर हम यहां पर बात करना चाहें फ्यूरेन की, और यहां पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, मैं नहीं बना सकता क्योंकि मैं ये समझा रहा हूं। जो समझा दूं वही पेपर में पूछ लो, ऐसा कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो मैं नहीं बना पाऊंगा अभी, बाद में जब कभी भूल जाओगे तब मैं बनाऊंगा क्वेश्चन। आप बताइए, यहां पर ये पाई बॉन्ड बना हुआ है। जी हाँ, पाई बॉन्ड आप सभी जानते हैं किससे बनता है? पैरेलल पी ऑर्बिटल से। तो ये बन गया है पाई बॉन्ड पहला। आप बताइए पी वाई से बना दूं? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे फिर से पाई बॉन्ड बना हुआ है, लगातार 2 पैरेलल पी आ चुके हैं। हाँ सर, तो आगे बताइए इसको आने में कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें वापिस से आ जाएगा क्या? पी वाई।
लगातार पीवाई की बातें चल रही हैं, कॉन्जुकेशन मॉलिक्यूल के अंदर लगातार आ रहा है। दोस्तों अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको वापस आईओसी के अंदर ले जा रहा हूं, जैसा सवाल वैसा ही जवाब देना है। किसी भी एटम के वैलेंस सेल में पी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। बताओ कौन कौन से? पीएक्स, पीवाई, पीजेड। पक्का? किसी भी एटम के वैलेंस सेल में पीवाई ऑर्बिटल कितना होता है? पीजेड और पीएक्स। पक्का? बस आप समझ गए हैं। देखिए यहां पर कितने लोन पेयर हैं? 2। दोनों चाहते हैं कि कॉन्जुकेशन में आ जाए, लेकिन कॉन्जुकेशन में आने के लिए उनको पी में भी आना पड़ेगा और वो पी बाकी के पैरेलल भी होना। और ऑक्सीजन के पास पी वाई कितना है? तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहे दोस्तों, ये यहां पर हमारे सामने है पी वाई। अब दूसरा लोन पेयर कहता है कि समझिए हम भी आ जाएंगे पी में। आ जाएगा, या तो किस में आएगा? पी एक्स में, या किस में आएगा? पी जेड में। फायदा? क्योंकि कॉन्जुकेशन में नहीं आ पाएगा। बाकी सारे कैसे हैं? पी वाई। तो हमने बोल दिया भले ही आप पी में आ जाइए, पर कॉन्जुकेशन में तो फिर भी नहीं आ पाओगे। फिर बोलता है फिर क्या फायदा, इससे बढ़िया हम हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। तो इसमें से जब आप इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, जब आप इसके स्टेरिक नंबर काउंट करोगे तो किस प्रकार से काउंट करोगे? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो ये रहेगा 2 + 1। इधर आ, अगर आपने लोन पेयर को क्या बोला है? लोकेलाइज्ड, तो किस में मौजूद होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। पक्का? जी हां। तो यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकल कर आएगी क्या? sp2। अरे इधर ध्यान दीजिए, ये लोन पेयर काउंट किया है, तो ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। कौन से हाइब्रिड में है? sp2 के अंदर है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो इस ऑक्सीजन का एक तो आपका पीवाई के अंदर मौजूद है जो कि डीलोकेलाइज्ड है, और दूसरे लोन पेयर को रेजोनेंस करने का मौका नहीं मिलेगा, तो बोलता है हम फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल में जा रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन का दूसरा जो लोन पेयर है वो मौजूद है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। एक दिन पूछेगा ही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्यूरेन इज करेक्ट या इनकरेक्ट? दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। आगे बताऊंगा सही बोल रहा है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। दूसरा बोलेगा दिस कंपाउंड हैज साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये भी सही है, आगे पढ़ाऊंगा एरोमेटिसिटी के अंदर। फिर बोलेगा इन दिस ऑक्सीजन हैज 1 लोकेलाइज्ड लोन पेयर एंड 1 डिलोकेलाइज्ड लोन पेयर। ये भी सही है। फिर बोलेगा इन दिस कंपाउंड one of its lone pair is present in sp2 hybrid and one its lone pair is present in p orbital। ये भी सही है। क्लियर? तो ये तो आप पहचान लोगे जुगाड़ से कि एक लोकेलाइज एक डिलोकेलाइज, लेकिन वो आपसे पूछेगा कौन सा कहां है, तो जो लोकेलाइड है ना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। अब आपको समझ में आया दो होते हैं तो एक ही क्यों करता है रेजोनेंस? क्योंकि पी वाई तो एक ही होगा ना भाई, दोनों में से कोई एक आ जाए पी वाई में और कॉन्जुकेशन में चला जाए, बाकी दूसरा कॉन्जुकेशन में नहीं जा सकता। दोस्त फिर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हमारे सामने ये आ गया है, मैं फिर से कह रहा हूं ऐसा चमत्कारी काम मत कर देना, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड। अब जिन बच्चों का दिमाग चलता है वो बढ़िया तरीके से दिमाग चलाएंगे और पूछेंगे कि सर अगर अपन ये बॉन्ड किससे बना दे? पीवाई पीवाई से, और ये बॉन्ड किससे बना दे? पीजेड। पक्का? अरे सुनो पहले मेरी बात, ये किससे बना दिया और वो किससे बना दिया? अब सर ऑक्सीजन पर पीवाई भी है, और तो एक लोन पेयर इधर कॉन्जुकेशन में और एक लोन पेयर, मैं ये बात पहले ही क्लियर, एक ही शेयर करेगा। जो बात आपको बताई है ना वो शानदार है। ये तो कॉपी पेस्ट हो गई आजकल कि एक ही है, आ जाना इधर आओ, फिर इधर इधर पीवाई में करवाओ, उधर पीजेड में करवाओ। अब तो करवा दिए दोनों अवेलेबल, लेकर आओ ना दोनों को कॉन्जुकेशन में। नहीं आ सकता क्योंकि न्यूट्रल एटम आपका एक ही लोन पेयर शेयर, चाहे तो इधर करवा लो चाहे तो उधर करवा लो, एक टाइम पर एक ही लोन पेयर होगा। तो राइट नाउ भी अगर मैं बात करना चाहूं, अगर आपने इसको क्या बोल दिया है? डीलोकेलाइज्ड, तो बाय डिफॉल्ट ये कैसा हो जाएगा? लोकेलाइज्ड। एट ए टाइम एक ही लोन पेयर कॉन्जुकेशन में जाएगा। ये बात ध्यान रखना, नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। तो एग्जाम ने ढंग पर आया नहीं है, नहीं तो भाई साहब ऐसे निपटा है ना कि जुगाड़ वाले पढ़ा नहीं पाए। ए, डोंट गेट पर्सनल।
एक बार 2016 जैसा पेपर सेट कर दे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपने 5 बनेंगे ना तो दूसरों के 5 भी नहीं बनने, ऊपर से नेगेटिव और देकर आएंगे। हमें मालूम तो है कि फालतू में क्वेश्चन को छेड़ना, वो इस बार के पेपर में पता चलेगा कि हर क्वेश्चन करने के लिए नहीं आता है। हाँ, माइनर में जब हम कमेंट्री सुनते थे तो रेडियो पे बचपन में ऐसे आता, बहुत ही खूबसूरत बॉल और जाने दिया कीपर के दस्तानों में। तो ये अच्छा बैट्समैन है, अब बॉल अच्छी है तो इज्जत दीजिए उसको, जाने दीजिए उसको, छेड़कर आउट होने का कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है, अपने को ईगो पर नहीं लेना है भाई, कितना भी अच्छा हो देकर तो 4 ही, जाने दो उसको, कोई दूसरा ही जीत ढूंढेंगे। ये बहुत अच्छी बात होती है, क्वेश्चन को लेफ्ट करना भी एक समझदारी होती है। और ये समझदारी इतनी आसानी से जब आप पढ़कर जाते हैं, मान लीजिए जीओसी, 3 रात जीओसी पढ़े हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि जीओसी का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, पढ़ के ही आया हूं मैं तो। हर क्वेश्चन करने के लिए नहीं होता है, और कुछ क्वेश्चंस में आप जितना जानते हैं उतने से भी काम चला लेते हैं। ये देखना, इस पेपर में बहुत कुछ सिखाऊंगा, जरूरी नहीं कि सारे ऑप्शन आपको मालूम हो, जितना मालूम है उससे निकलिए आगे, जितना मालूम है उसकी मदद से आगे बढ़िए क्वेश्चन में, सभी के पास मत उलझिए। अब कुछ ने सोच लिया क्लियर है, ओसी नहीं रिवाइज करनी, कि इसके तो वैसे भी नहीं बनने हैं, तो काहे टाइम दिया है। सुलटा दिया है, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। जल्दी मतलब जल्दी। एक एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो एट ए टाइम एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ सकता है, चाहे इससे एक्सप्लेन हो रहा हो चाहे इससे एक्सप्लेन ना हो रहा हो, हमेशा ध्यान रखिए शेर एक ही करेगा। ये आपका आगे काम आएगा क्रॉस कॉन्जुगेशन के टाइम पर, आप बोलोगे कि इधर लुढ़का दो एक, उधर लुढ़का दो, जब बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आएंगे आप बोलोगे कि इधर कर दो एक, उधर कर दो, ऐसा नहीं होगा, एट ए टाइम एक की ही बात होगी। अगर कॉन्जुगेशन में है वो लोन पेयर तो उसी की बात करो, वही कॉन्जुगेशन में जा सकता है और उसी पर प्रोटोनेशन हो सकता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे सर एक को कॉन्जुगेशन में भेज देते हैं और एक पर प्रोटोनेशन कर देते हैं, तो हो गया ना लोकलाइज्ड बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में, गलत। एक ही शेर होगा कॉन्जुगेशन में या प्रोटोनेशन में। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर से हम ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सामने है पाइरिडीन, क्लियर? इस मॉलिक्यूल का नाम हमारे सामने होता है पाइरिडीन, इट इज अगेन ए हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, पाइरिडीन। इसमें अगर हम नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर जाएं, ये हमारे सामने है नाइट्रोजन, अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर जाएं तो मैं आपको बताऊं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब आप सोचिए इसकी sp2 रही होगी तो लोन पेयर के बारे में क्या ख्यालात होगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर, इसका मतलब आपने सर इसको स्टेरिक नंबर में काउंट कर लिया है, तो आप तो हमें बता चुके हो बाय डिफॉल्ट कि ये लोन पेयर कैसा है, लोकेलाइज्ड। ये लोन पेयर कैसा है, लोकेलाइज्ड। आप तो ये बात फिर हमें अल्टीमेटली बता ही चुके हो, लेकिन सर जरा रुकिए, हमने जो जुगाड़ पढ़ा था उस पर तो बात कीजिए। क्या? पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लॉन, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लॉन, मैंने लिखवाया था ना कल, पर मैंने बोला भी था टाइम टाइम पर फैलता रहेगा, हमारे हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, डीलोकेलाइज, पर हमने खुद लिख दिया इस पर लोकेलाइज्ड। ऐसा क्यों? फिर आपके सामने एक और जुगाड़ आएगा कि डबल बॉन्ड पर हो तो वो लोकेलाइज हो जाएगा, उसको अगले ही एग्जांपल में साफ कर देंगे अपन, क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, इस पर अगर अपन बात करना चाहें भाई, ऑर्बिटल डायग्राम बना ले, चलिए बनाते हैं।
हम नाइट्रोजन पर तो बहुत देर में आएंगे, पहले बाकी का पूरा ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर आते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। इसीलिए हमने शुरुआत से ही अप्रोच अपनी ऑर्बिटल डायग्राम से रखी है। आप बताइए सबसे पहले ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दे, क्लियर? तो बताइए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पहला डबल बॉन्ड पैरेलल पी ऑर्बिटल से ही बना होगा। ये पी आप जो चाहो ले सकते हो, आप पी वाई ले सकते हो, पी एक्स ले सकते हो, पी जेड ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने ये ले लिया है, मान लीजिए पी वाई। अब बताइए अगला पाई बॉन्ड, देखो ये बना हुआ कि नहीं बना हुआ है? आप बताओ ये पाई बॉन्ड जानबूझकर किससे बनेगा? पी वाई से। सर ऐसा क्यों होता है? अरे मेरे भाई लगातार पैरेलल आ रहे हैं, कॉन्जुगेशन किसी को बुरा क्यों बनेगा ये बीच में पी एक्स या पी जेड से? कॉन्जुगेशन आ रहा है तो आने दीजिए। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें दोस्तों, फिर ये वाले पाई बॉन्ड की बात करते हैं। बना हुआ है? जी हाँ। आप बताइए ये पाई बॉन्ड किससे बनना पसंद करेगा? किससे बनना पसंद करेगा? पी वाई से। तो ये लीजिए अगला पाई बॉन्ड आपने बना दिया है पी वाई और पी वाई से। एंड अगेन आई थिंक आप अपना जवाब पा चुके हैं। नाइट्रोजन पर पी वाई कितना है? नाइट्रोजन पर पी वाई कितना है? लोन पेयर चाहता है कि हम रेजोनेंस करें, पर नाइट्रोजन कहता है कि मामला साफ हो चुका है। एक ही पी वाई था, वो ऑलरेडी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो चुका है। कहता हम पी एक्स में आ जाएंगे, प्योर पी में आ जाएंगे, कोई फायदा। हम पी जेड में आ जाएंगे, कहता है पी में आने का कोई फायदा ही। पी में तब आना चाहिए जब कॉन्जुकेशन में आ सके, नहीं तो फिर जा हाइब्रिड के अंदर। तो फिर ये कॉन्जुकेशन में तो नहीं आ सकता, तो फिर लोन पेयर को अब कहां जाना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। एंड दिस लोन पेयर इज अगेन प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसमें है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? तो इसीलिए मैंने लिख दिया है लोकलाइज्ड। जी हाँ, अगर आपको जुगाड़ चलाना है ना तो आप चलाइए रिंग के डबल बॉन्ड पर, रिंग के डबल बॉन्ड पर अगर आपका लोन पेयर आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, रेडिकल आ जाए, वो रेजोनेंस नहीं कर सकते। क्योंकि आप जानते हैं चाहे चार्ज हो, चाहे लोन पेयर हो, चाहे रेडिकल हो, रेजोनेंस करने के लिए पहले तो उस एटम पर पी होना और वो पी बाकी के पैरेलल होना चाहिए। अगर उस डबल रिंग के डबल बॉन्ड पर है तो वो ऑलरेडी अपना वो पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर चुका होगा। इसका मतलब बहुत ही शानदार मैं आपको बात बताने वाला हूं, जरा मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। रिंग के डबल बॉन्ड के ऊपर यह हमारे सामने क्या है? रिंग, क्लियर? नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर। फिर अगर अपन बात करना चाहें रिंग के डबल बॉन्ड पर, यहां पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। रिंग के डबल बॉन्ड पर बताइए कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कार्बन पर तो लोन पेयर। रिंग के डबल बॉन्ड पर क्या है? रेडिकल। ध्यान से सुनते हुए जाइएगा, इनमें से कोई भी रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी रेजोनेंस में नहीं जा सकता, भले ही ये आपका नेगेटिव चार्ज पी में ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि बाकी जो पी वाई थे तो इसने पी वाई से तो पाई बॉन्ड बना लिया होगा। भले ही ये पॉजिटिव चार्ज बोल दे कि हम पी में मौजूद हैं, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पी या तो पी एक्स होगा या पी जेड होगा, और बाकी के पाई बॉन्ड पी वाई से बने हैं। तो पी में आने का ही काम नहीं है, वो पी बाकी के पैरेलल भी होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि ये वाले सारे के सारे, ये वाले सारे के सारे, ये वाले सारे के सारे और ये वाले सारे के सारे नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। हम कह सकते हैं नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो ये आपके रेजोनेंस के अंदर नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? सर हम अभी भी थोड़े से चिंतित हैं, आपने रिंग का डबल बॉन्ड क्यों बोला? आप सिंपल डबल बॉन्ड भी तो बोल सकते थे दूसरों की तरह कि डबल बॉन्ड पर आया हुआ पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है। नहीं, इतना मंदबुद्धि होना सही नहीं है। जैसे अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनेंगे अब सभी लोग, भाई लोगों ध्यान से, शानदार बातें बताऊंगा मैं आपको। ये आपके सामने है कुछ इस प्रकार से, अगर यहां पर लोन पेयर है ना तो ये लोन पेयर रेजोनेंस कर सकता है। क्या कर सकता है? रेजोनेंस कर सकता है। आप समझिए ये जो लोन पेयर है आपका, ये डीलोकेलाइज्ड है। कैसा है? डीलोकेलाइज्ड है आपका जो लोन पेयर है। यहां पर दोनों रेजोनेंस में आ सकते हैं, आपका पाई बॉन्ड भी आ सकता है और आपका लोन पेयर भी आ सकता है। आइए इधर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं तो कॉन्जुगेशन होता है,
डबल, सिंगल, डबल। तो यहां पर आपका पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मान लेते हैं कि ये पाई बॉन्ड पी वाई में बने हुए हैं, तो ये पाई बॉन्ड भी अब किससे बना दिया? पी वाई में। तो आपका लोन पेयर अगर पी में भी आना चाहे तो या तो पी एक्स में होगा या पी नहीं अभी कॉन्जुकेशन में। लेकिन दोस्त ये जो बॉन्ड है इसको ध्यान से देखिए, इस सिग्मा बॉन्ड पर क्या हो सकते हैं? रोटेशन। लेकिन यहां पर अगर आप गौर से देखना चाहो तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड रिंग का है जिस पर रोटेशन नहीं हो सकते। अगर ये पी वाई को छोड़कर किसी में भी है तो वो ऑर्बिटल कभी बाकी के पैरेलल नहीं आ सकता। लेकिन अगर इसमें बात करना चाहें, आपने लोन पेयर को किस में भेज दिया? मान लो पी एक्स में, तो ये सिग्मा बॉन्ड पर घूमेगा और थोड़ी देर बाद पी एक्स बाकी के क्या हो जाएगा? पैरेलल। अभी मान लो ये सारे ऑर्बिटल इस वर्टिकल प्लेन में है और आपका पी एक्स कहां पर है? हॉरिजॉन्टल। तो सिग्मा बॉन्ड पर घूमेगा और घूम के वर्टिकल प्लेन में आ जाएगा और अब ये रेजोनेंस करेगा। जब ये रेजोनेंस करेगा तो पाई बॉन्ड का रेजोनेंस रुक जाएगा, फिर घूमेगा पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, फिर घूमेगा लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। तो इस प्रकार से एट ए टाइम या तो आपका पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा होगा या फिर आपका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा होगा, लेकिन दोनों रेजोनेंस कर सकते हैं। दोस्त बहुत ही शानदार बात है ये, आपको आगे समझ में आएगा एनसीईआरटी के रिएक्शंस के अंदर। अगर मैं ये वाला कार्बोकेटाइन बनाता हूं तो समझिए ये कार्बोकेटाइन भी आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। 1 मिनट सर, इधर ध्यान दिलवाइए हमारा, ये क्या है? पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो फिर ये रेजोनेंस में क्यों नहीं है? देखिए अगर ये पी में आ जाएगा ना तो ये रेजोनेंस कर सकता है। कभी आपका कॉन्जुकेशन किन में चलेगा? पाई पाई में, और कभी आपका कॉन्जुकेशन चलेगा पाई और पॉजिटिव में, क्योंकि ये रिंग का सिग्मा बॉन्ड ये घूम सकता है। तो कभी पॉजिटिव कॉन्जुकेशन में आ जाएगा, कभी आपका पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन में आ जाएगा। और ये शानदार और एक्सक्लूसिव बातें बता रहा हूं, क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, ये पॉजिटिव चार्ज भी आपका क्या है? डीलोकेलाइज्ड। क्या है? डीलोकेलाइज्ड। तो देखो जो बोलते हैं ना डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड पर रेडिकल, लोन पेयर लोकेलाइज्ड होते हैं, वो तो फेल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? फेल। सर आप तो हाई लेवल की बातें कर रहे हो, ऐसे तो किसी को भी फेल कर दोगे। ले भाई बिल्कुल तेरे लेवल पर गिलता हूं। अपनी केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी उठाना, CO2 में रेजोनेंस समझा रहा है, चेक कर लेना, पीडीएफ आपके पास होगी दोस्त। तो ये कॉम्बिनेशन में चलने का फायदा है। आरडी सर ने रेजोनेंस पर इतना हाथ नहीं डाला होगा, क्यों? ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, उनको मालूम है कि जब वो वहां पर पढ़ाएगा तो तबीयत से उधेड़ेगा। तो इसका कोई मतलब, मैं डाइपोल मोमेंट पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर हाथ नहीं डालता हूं, क्योंकि जब वो पढ़ाएंगे तो मुझसे बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ा चुके होंगे। अब अगर अपन बात करना चाहें दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया है कि यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती कैसे है? आइए मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, ये रहा आपका डबल बॉन्ड, और ये रहा डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर, और ये डबल बॉन्ड के ऊपर मौजूद है, और यहां पर होगा रेजोनेंस। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, और ये बनेगी आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बताइए इधर वाले ऑक्सीजन पर तो कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और यहां पर अगर अपन बात करें कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। बन गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 1 मिनट सर, क्या इधर से बात कीजिए, ये रहा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर ये रहा लॉन पेयर। तो लॉन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, है ना? अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों आगे बढ़ जाइए, बताइए क्या होने वाला है? इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर शेयर किया है, कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और उस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। जाके चेक कर ले अपनी केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी। इसका मतलब तो हम एनसीईआरटी के लेवल पर भी नहीं आ पाए। मैं कहता हूं जब एनसीईआरटी अपने हाथ खोलता है ना तो कोई पहुंचता नहीं वहां पर, हम वहां नाचते हैं जहां वो लिखता नहीं है। पढ़ा ले कोई मतलब ही, जब मैं लिखूंगा तो तेरी औकात से भी बाहर होगा। CO2 के अंदर रेजोनेंस कॉन्जुकेशन की वजह से है दोस्त। अब आप बोलोगे और बाइटल से बता, ऐसे हवा में क्यों बता रहा है? आइए इधर वाला पाई बॉन्ड बताओ किस में बनाओगे?
पी वाई, तो ये किसमें बनेगा, या तो पी एक्स या पी, और ऑक्सीजन पर पी वाई बचा हुआ है, तो ये पी वाई और उस पर भी पी वाई। गलती से ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली ना, साफ कर देगा तेरे को। किसकी, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली, साफ कर देगा। और तुझे नहीं चमकेगा कि क्वेश्चन ओसी से है या आईओसी से। हम अगली बार नाच के पढ़ा रहे होंगे, क्या शानदार क्वेश्चन पूछा है नीट ने, तो पहले तुझे नहीं मालूम था आने से पहले। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, इसीलिए कहता हूं बेटा एनसीईआरटी को अंडरलाइन कर सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। नोट कीजिए, आगे बढ़ूंगा। केमिकल रिएक्शंस में जाने दीजिए एक बार, जो आपने पढ़े हैं ना जीवन में, सारे फंडे 180 से बदल दूंगा। ये पेड नहीं कस्टमर है मेरे, तुम ऐसे करते हो किसी को लगता होगा कि इसने बिठा रखे दो चार। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मस्त रहिए। और वाइटल डायग्राम बनाना है आपको CO2 का, और समझाना है कि कैसे कॉन्जुगेशन हुआ है। इतना आईओसी आप पढ़ चुके हैं, जैसे ही बनाओगे आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन पर पीवाई बचा हुआ है, जो उधर वाले पीवाई के कॉन्जुगेशन में आ सकता है। यह है रियल कॉन्जुगेशन। जब मैं बोल रहा होता हूं ना क्लास के अंदर, नॉर्मल बच्चों के जैसे एक्सेल वक्सेल 12th में पढ़ाओ, फर्क समझ नहीं आता उसको। 4 से 5 साल के ड्रॉपर को पढ़ाओ, उसको फर्क समझ में आता है कि सब्जेक्ट को कैसे डील किया जा रहा है। ए भाई, वो बेचारे अकेले ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं। वो उनमें से एक हैं, वो अकेले नहीं है। हर किसी की अपनी सब्जेक्ट को लेकर चलने की अप्रोच होती है, सीधी सी बात है इसमें। आप किसी भी कोच के पास जाओगे, हर किसी की टेक्निक एक जैसी नहीं होती, कुछ अपने पैटर्न पर चलते हैं, कुछ अपने पर। मैं सब्जेक्ट पे चलता हूं, तो जिनको नहीं पढ़ना वो नहीं आता, क्योंकि उनको मजा नहीं आता क्लास में बैठ के 1.5 घंटा निकालना भारी हो जाता है कि कहाँ पीवाई पीवाई खेल रहा है। आईओसी में मैं तो परेशान हो गया था, इसने फिर शुरू कर दिया। क्लियर, तो वो बेचारा अपना दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन जिसको कॉन्सेप्चुअली समझना है उसको बहुत मजा आता है कि मुझे आईओसी में बातें क्लियर थी, बस कनेक्ट कर रहा हूं मैं, तो आगे चीजें बढ़ती जा रही। तो डिपेंड करता है। अब आपको समझ में आया कि मैंने बोला रिंग के डबल बॉन्ड पर, मैंने डबल बॉन्ड पर नहीं बोला, क्योंकि ये लोन पेयर चाहे पीजेड में हो, घूमकर कभी भी इन बाकी के पैरेलल, क्योंकि ये रिंग का सिग्मा बॉन्ड है, और रिंग के सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। आ गया अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वापस कनेक्ट करने के लिए। तो ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इनके आपस में तार जुड़े हुए। तो जुगाड़ ही लिखना है तो ये लिखना दोस्त, रिंग के डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। लोकलाइज्ड भी मत लिखना, वरना ऊपर जाने पर फिर फेल हो जाएगी ये बात, क्योंकि तुम अभी लोकलाइज डिलोकलाइज केवल रेजोनेंस से पहचान रहे हो। अभी एक और छोटा इफेक्ट आना बाकी है, जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुकेशन। उसमें भी कॉन्जुकेशन होता है, तो लिखो तो पूरा लिखना है बस। मैंने क्या लिखा है, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, बहुत सोच समझ कर लिखा है। सुलटा दिया है क्या,
दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO2। अब आपको चमकेगा, इधर देखो, क्या इस ऑक्सीजन के पास पी बचा हुआ है? बचा हुआ है। तो पी वाई हो गया कॉन्जुकेशन। इधर से देखो, क्या इस ऑक्सीजन के पास PZ बचा हुआ है? PZ वही बनाया है मैंने। सुलटा दिया है भाई लोगों। तो ये हमारे सामने कहानी थी किसकी? पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर के कॉन्जुकेशन में होने की। तो हमने पाई पी कॉन्जुकेशन को कवर किया है। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर, ये देखो फिर से मेरी बात आज भी वैलिड है, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर अगर कौन है? पी ऑर्बिटल, तो कॉन्जुकेशन है। एट लीस्ट लगातार 3 पैरेलल पी आने चाहिए, तो कॉन्जुकेशन हो जाएगा। पी भी होने चाहिए, पैरेलल भी होने चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है, ओवरलैप नहीं कर पाएंगे ना पैरेलल नहीं होंगे तो। ठीक है, तो आप पाई पी कॉन्जुकेशन में सबसे पहला केस पढ़ा, पाई के नेक्स्ट एटम पर पी था लेकिन वैकेंट था, दैट इज कार्बोकेटायन। पाई से नेक्स्ट एटम पर पी था लेकिन हाफ फील्ड था, रेडिकल का केस पढ़ा। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पी था लेकिन नेगेटिव चार्ज, मतलब लोन पेयर था, ये भी लोन पेयर वाला केस है। तो पाई से नेक्स्ट एटम पर पी होना चाहिए, वैकेंट है चलेगा, हाफ फील्ड है चलेगा, फुली फील्ड है चलेगा, पी होना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रहेगा हमारे सामने पाई पाई कॉन्जुकेशन। कॉन्जुकेशन को 2 कैटेगरी में डाला था ना हमने, तो पाई पी हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा पाई पाई कॉन्जुकेशन। पाई पाई कॉन्जुकेशन, देखिए इसको ऐसे मत लिखना, ऐसे डबल सिंगल डबल, ये फिर बेवकूफों जैसी बातें हो जाएंगी। molecules having alternate pi bonds will be having pi pi conjugation। लिखो इसमें pi pi conjugation को कैसे पहचानेंगे? molecules having alternate pi bonds, molecules having alternate pi bonds, underline the word alternate, molecules having alternate pi bonds will be having pi pi conjugation। molecules having, सीधा लिख दो अल्टरनेट पाई बॉन्ड, इतना चलेगा ना अपना, ऊपर लिख दिया पाई पाई कॉन्जुगेशन। मॉलिक्यूल्स हैविंग अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, मैंने कहीं नहीं बोला डबल फिर सिंगल फिर डबल, ये बहुत हल्के लेवल की बात होती है। आइए सबसे पहले पर हम चलते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने दिया गया है 1,3 ब्यूटा डाइईन, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है। आईओसी में भी जब वो कॉन्जुकेशन की बात करता है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी बोलता है एग्जांपल ऑफ कॉन्जुकेशन इज दिस, मतलब ये उनमें से एक है। वो ये नहीं कह रहा कि यही कॉन्जुकेशन होता है, मतलब ये कॉन्जुकेशन का एग्जांपल है। तो फिर हम लोग क्या समझते हैं कि डबल बॉन्ड, फिर क्या आना चाहिए सिंगल, फिर क्या आना चाहिए डबल, तभी कॉन्जुकेशन होता है, ऐसा नहीं है। आइए सर, क्या आप वो पुरानी बातें भूल जाओगे पैरेलल पी वाली? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, बताइए इस कार्बन का और इस कार्बन का, लगातार आपके सामने sp2 चल रहे हैं, कॉन्जुकेशन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पी बचा रखा है, पी बचा रखा है, पी बचा रखा है, पी बचा रखा है। अगर हम इस प्रकार से बात करना चाहें पहले वाले से, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। तो मैं 120 के बॉन्ड एंगल्स को मेंटेन करने के चलने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहां पर आपका हाइड्रोजन, यहां पर आपका हाइड्रोजन। क्लियर? चलिए चलिए आइए पहले वाला पाई बॉन्ड बनाते हैं। इन दोनों में किस में बना देते हैं पहला वाला पाई बॉन्ड? पी वाई एंड, अब आप बताओ बाय डिफॉल्ट आगे वाला किस में बनेगा? पी वाई एंड पी वाई। क्यों? क्योंकि कॉन्जुकेशन किसी को भी बुरा,
आ गए लगातार। अब आप पढ़ते हो कि एक बीच में sp3 आ जाता है तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है, क्योंकि अगर ये sp3 हो जाता तो इसके पास p नहीं होता, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता। क्लियर? जैसे अगर आपके सामने ये मॉलिक्यूल आ जाए और आपसे पूछे क्या इसमें पाई पाई कॉन्जुगेशन है, क्या इसमें पाई पाई कॉन्जुगेशन है? नहीं है, क्योंकि बीच में ये कैसा आ गया, sp3, और इसके पास तो p बचा ही, इसीलिए आप sp3 से डरते हो। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये हमारे सामने हो गया। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अब ऑर्बिटल डायग्राम से नहीं बनाने वाले, हमने देख लिया। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ये दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब डबल बॉन्ड है, फिर हो या ना हो मुझे कद्दू फर्क, फिर होना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब ये नहीं है कि डबल बॉन्ड हो फिर ना हो फिर हो, ये बेवकूफी होती है। डबल बॉन्ड है फिर हो या ना हो मुझे फर्क, उसके बाद होना चाहिए। अगर अल्टरनेट पोजीशंस पर पाई बॉन्ड है तो वो कॉन्जुगेशन में अपने आप आ जाएंगे। दोस्तों आइए, अगर हम अब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की बात करें, दोनों पाई बॉन्ड्स कैसे हैं, नॉन पोलर। तो जब पाई बॉन्ड्स नॉन पोलर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं, अगर ये पाई बॉन्ड इधर गया, आप सोचो ये पाई बॉन्ड अगर इधर गया तो इनमें से दोनों के बॉन्ड कितने बनने शुरू हो जाएंगे, पर्टिकुलरली इसके 5। इसका बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, 4 काउंट करो, 3 तो सिग्मा और 1 पाई। अगर आपने एक और बना दिया तो बॉन्ड कितना बन जाएगा, 5। तो इसको अपना एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो डबल बॉन्ड किन दोनों के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में। आप बताइए, इसको तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया जो इसका था ही नहीं, कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, बॉन्ड कम हो गया, इस पर कैसा आएगा, टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। ये वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आइए अगर अपन बात करना चाहें इधर, तो किस प्रकार की बातें हम कर सकते हैं। सर ऐसा नहीं हो सकता कि ये पाई बॉन्ड आपका इधर चला जाए और ये पाई बॉन्ड इधर चला जाए। बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड्स में किसी में भी पोलैरिटी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर भी हो सकता है। अगर ये इधर आया तो यहां बनेगा डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो यहां जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, इधर वाले भी और इधर वाले भी। अब बात आती है रेजोनेंस हाइब्रिड की। सभी आप ध्यान देंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए पहले क्या बना लेते हैं दोस्त अपन, अरे बोलो ना, क्या बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना लिए। चलिए आइए अब हम पाई बॉन्ड बनाएंगे। पहली वाली आरस में देखो पाई बॉन्ड का है। सर पहली वाली आरस में पाई बॉन्ड यहां है और यहां पर है। ये है अपनी आरस नंबर 1, ये है हमारे सामने आरस नंबर 2, और ये है हमारे सामने आरस नंबर 3। क्लियर? अब बताइए आरएस नंबर 2 में पाई बॉन्ड कहां पर आया है, यहां पर। क्लियर? आरएस नंबर 3 में पाई बॉन्ड कहां पर आया है, कहां पर आया है, वो तो हमने पहले बना दिया है। तो पाई बॉन्ड क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, मैं समझाने के लिए नंबरिंग कर रहा हूं। मैं नंबरिंग कर रहा हूं लेफ्ट टू राइट। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, और ये कार्बन नंबर 4। तो इसमें भी लेफ्ट टू राइट, कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4। इसमें भी लेफ्ट टू राइट, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। आप देखिए फर्स्ट में तो कोई चार्ज ही है क्या, नहीं है। अगर अपन बात करना चाहें सेकंड और थर्ड में, बताइए सेकंड पर कैसा चार्ज है, 1 पर पॉजिटिव, और थर्ड में 1 पर कैसा है, नेगेटिव। तो जब ये एक एटम पर नेगेटिव भी आ रहा और पॉजिटिव भी, तो ऐसा नहीं दिखाओगे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, नहीं, चार्ज मेंशन ही नहीं करेंगे। आगे बात समझ में, जब एक एटम पर प्लस भी आ रहा हो और एक एटम पर माइनस भी आ रहा हो, सो नो नीड टू मेंशन द चार्ज, कोई चार्ज नहीं दिखाना। अगर केवल प्लस आता तो डेल्टा प्लस दिखाते, केवल माइनस आता तो डेल्टा माइनस, प्लस माइनस दोनों नहीं दिखाएंगे। इनफैक्ट रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनता है, इसको उठाकर इसके ऊपर रखते हैं, इसको भी उठाकर इसके ऊपर रखते हैं, और जैसा मॉलिक्यूल दिखता है वो बना देते हैं। क्लियर? तो जैसे ही आप इसके ऊपर उठा के यहां रखोगे फिर ये रखोगे तो प्लस माइनस मिलकर खत्म हो जाएंगे। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से यहां पर देखो आप 4 नंबर पर कैसा चार्ज है, माइनस, और यहां पर कैसा है, प्लस। तो एक में प्लस एक में माइनस, नो नीड टू मेंशन द चार्जेस। सो दिस विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड। जल्दी से जल्दी सुलटाएंगे।
सुटा दिया है दोस्तों। अब तो सुलटा दिया होगा। आइए वापस चलेंगे अब एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी चैप्टर बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन्स में पहले एल्केन डिस्कस करता है, फिर एल्कीन्स, फिर एल्काइंस, और उसके बाद बेंजीन। फिर जहां वो बेंजीन डिस्कस कर रहा होता है वहां पर बहुत शानदार बातें वहां पर लिखता हुआ वो नजर आता है। क्लियर? हम वो बातें अभी करेंगे क्योंकि वो रेजोनेंस ना जहां जरूरत पड़ती है वहां समझा देता है, वो एक जगह पर बातें नहीं करता है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड में रेजोनेंस है, वर्ल्डिहाइड कीटोन में बताएगा, जहां उसको जरूरत होती है वो वहां बता देता है, हल्का एक जगह इंट्रोड्यूस कर देता है। तो हम एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं, फिर जब एनसीईआरटी में जब जब आएगा हमें रिवाइज होता रहेगा कि हाँ ये बात हम जानते हैं। क्लियर? तो बेंजीन के बारे में बात करते हैं। बेंजीन की अगर अपन बात करें तो आप एनसीईआरटी पढ़ना, दिलचस्प स्टोरी दी हुई है कैकुले के बारे में। किसके बारे में? कैकुले के बारे में। और आपको समझ में आएगा कि वास्तव में रेजोनेंस होता क्या है। आपको मालूम है जब कोई एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर सारी बातें ना समझा पा रही हो और उस बातों को समझाने के लिए एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनानी पड़ रही हो, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में क्या है? रेजोनेंस। हम रेजोनेंस में एक पर्टिकुलर केस पढ़ रहे हैं, कॉन्जुकेशन। अगर मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन है तो यस वहां रेजोनेंस होगा ही होगा। लेकिन हम बहुत पहले क्लियर कर चुके हैं, रेजोनेंस ना तो कॉन्जुकेशन का मोहताज है ना डीलोकलाइजेशन का मोहताज है। रेजोनेंस ना तो सिग्मा का मोहताज है ना पाई का मोहताज। क्लियर? लेकिन हाँ ये सारे रेजोनेंस के ही केसेस चल रहे हैं, कॉन्जुकेशन उनमें से एक केस है। क्लियर? तो वहां पर कैकुले ने अपनी बातें बताई है कि बहुत सारी स्ट्रक्चर कैकुले ने बनाई, लेकिन जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाता था ना तो उससे कोई ना कोई बात समझाई नहीं जा रही थी। काफी समय के बाद उसके दिमाग में ऐसे एक स्नेक घूमने लगा, ऐसे गोल गोल यूं, कि एक स्नेक है जो अपनी पूंछ को खाता जा रहा है ऐसे राउंड राउंड, और उसने फिर वो दो कैकुले स्ट्रक्चर दी, किसकी? बेंजीन की। कि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैं अलग अलग बना रहा हूं वो अलग अलग नहीं है, वो तो ऐसे फैली हुई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और उससे इस मॉलिक्यूल की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज क्या हो गई? एक्सप्लेन। तो ऐसा नहीं है कि बेंजीन पर केवल और केवल कैकुले का ही रिसर्च वर्क है, नो, दीवार का भी रिसर्च वर्क है, सरनेम है केमिस्ट का। क्लियर? उसने भी बेंजीन की स्ट्रक्चर्स दी हैं। उसने कितनी दी थी? 3। कैकुले ने कितनी दी थी? 2। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आधे तो क्वेश्चन ही अलग लेवल के बना देते हैं। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन 2, कैकुले ने 2 दी थी, दीवार ने 3 और दे रखी है। क्लियर? तो एनसीईआरटी नहीं लिखता 2, हम मानते हैं 2। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी लिखता है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन्स आर 2। इंपॉर्टेंट मतलब मेन जो जिनका रोल होता है, मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहा है वो। तो मैं बोल रहा हूं जहां एनसीईआरटी थ्योरी लिख देता है ना वो और खतरनाक हो जाता है, एकदम खतरनाक लेवल के ऊपर। आइए अगर अपन बात करें बेंजीन के बारे में, ध्यान से सुनिए। बेंजीन के अंदर कैकुले ने ये दो स्ट्रक्चर कैसे सोची। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर ये तो आप करवा लेते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। जो हम इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाते हैं ना, एक्चुअल रियल मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो समझाने के तरीके होते हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस प्रकार से बनाई है, दूसरी स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस प्रकार से बनाई है, ध्यान से सुनते रहिएगा। हाइड्रोजन में पहले कौन से बॉन्ड बना रहा हूं? सिग्मा। आप जानते हैं बेंजीन में हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। क्लियर? sp2 का मतलब हर कार्बन पर क्या है? p ऑर्बिटल। हर कार्बन पर क्या है? p ऑर्बिटल। क्लियर? और आप जानते हैं p ऑर्बिटल है तो पैरेलल आने की कोशिश करेगा। कॉन्जुकेशन किसी को बुरा नहीं लगता है। ध्यान से सुनते हुए जाइए दोस्तों, हर कार्बन पर मैंने ये p ऑर्बिटल बना दिया है और पाई बॉन्ड बनाए रखे हैं। आप जानते हैं ना बेंजीन की स्ट्रक्चर, तो यहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मानते हैं बॉन्ड बनने से पहले। सभी पी में एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? जी हाँ। इधर भी अगर अपन बात करना चाहें, हर p ऑर्बिटल के अंदर, हर p ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? जी हाँ। अब आपको बताता हूं कि बेंजीन की कैकुले ने ये दो स्ट्रक्चर कैसे दी। आप सोचो ना, हर p ऑर्बिटल के पास बॉन्ड बनाने के दो ऑप्शन है। समझाइए सर कैसे? जैसे हम इसी p से बात कर ले, इस p से दोस्तों, इस वाले p पर बात कर रहा हूं, चमक रहा है? ये चाहे तो इधर वाले से ओवरलैप कर सकते हैं और ये चाहे तो इधर वाले पर। कॉन्जुकेशन कुछ याद आ रहा है? जो मैंने लैंग्वेज लिखवाई इस बार अलग लिखवाई है कि एडजेसेंट 3 एटम्स पर पी होने चाहिए जो ओवरलैप कर सके।
तो देखो 1 2 3, ये चाहे तो इधर कर सकता है, ये चाहे तो इधर कर सकता है, तो कॉन्जुगेशन तो है मॉलिक्यूल के अंदर। क्लियर? वैसे भी अब तो सारे पी पैरेलल दिख रहे हैं आपको। अगर इस पी से पूछा जाए तो अगर मान लीजिए इसने इधर बॉन्ड बना लिया है, जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा अब आगे की बॉन्ड अपने आप आपको डिसाइड हो गए। अब अगले बॉन्ड बताओ कौन बनाएंगे? ये दोनों मिलकर। फिर अगले बॉन्ड बनाएंगे ये दोनों मिलकर। अगर मैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पूछूं तो बॉन्ड बनने से पहले चेक कर लो, हर पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था। तो 1 2, इसलिए आप बोलते हैं एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बात समझ में? चलिए अब आप सोचिए ऐसा ना होकर ये इधर ना बनाता, किधर बना लेता? इधर। पॉसिबिलिटी तो ये भी थी। तो अगर ये दोनों बनाते तो फिर ये दोनों मिलकर बनाते और फिर ये दोनों मिलकर बनाते। आप बताइए क्या ये एक ही कंपाउंड की दो लुईस स्ट्रक्चर है? हाँ, तो इनको हम इस वाले एरो से सेपरेट करते हैं, दैट इज द एरो ऑफ रेजोनेंस। तो ये बेंजीन की ही दो लुईस स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है दोस्तों। अगर ऐसा है तो सर फिर हम जो बनाते हैं वो किस प्रकार से? आइए मैं आपको बताता हूं आप किस प्रकार की बातें बेंजीन के अंदर करते हैं। क्या इसको दिखा सकते हैं? जी हाँ, ये रहा डबल बॉन्ड। फिर अगर अपन बात करें ये रहा डबल बॉन्ड और फिर ये रहा डबल बॉन्ड। क्लियर? जब आप आगे वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं यहां से बिना ऑर्बिटल डायग्राम के, तो आप ऐसे बनाते हैं कि अगर ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए, आप बताइए अगर ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, आप बता सकते हैं इस मॉलिक्यूल में पाई पाई कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? है। पाई बॉन्ड्स आर अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब ये नहीं है डबल सिंगल डबल। यहां डबल है, यहां हो ना हो मुझे कद्दू फर्क उससे आगे वाले पर होना चाहिए, ये होता है अल्टरनेट। क्लियर? तो देयर आर अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, कॉन्जुगेशन है। अगर ये पाई बॉन्ड इधर आया तो मैं आपको सारे सिग्मा बॉन्ड बनाकर दिखा देता हूं। अगर आपने इधर बॉन्ड बना दिया और सामने वाले कार्बन का कोई बॉन्ड नहीं तोड़ा तो बताइए उसके कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5। इस कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने हुए चेक करो? 4। और आपने एक और बना दिया, कितने बन जाएंगे? 5। तो इमीडिएटली इसको अपना पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड हाथों हाथ इधर खिसकेगा। अगर ये बॉन्ड हाथों हाथ इधर खिसका तो अब इसके कितने बनेंगे? 5। तो फिर हाथों हाथ इस बॉन्ड को भी उधर खिसकाना पड़ेगा। क्लियर? तो अब यहां पर आ जाएगा। अब सर इसके 5 नहीं बनेंगे? नहीं, इसका बॉन्ड टूट रहा है देखो। क्लियर? तो यहां पर नया बॉन्ड आ रहा है। तो आपके सामने ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आ जाती हैं। ये ऊपर जो बनी हुई है ये तो हमने बिना एरो के घुमाई ही बना दिया, आप चेक कर लीजिए। तो ऐसे ही बनती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि आपने कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। एक ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर ये मैंने पहले ही बना दी थी बिना एरो के। क्लियर? तो आप बताइए यहां से पाई बॉन्ड घूमेगा यहां आ गया, यहां से पाई बॉन्ड घूमेगा यहां आ गया, यहां से पाई बॉन्ड घूमेगा यहां आ गया। ये स्ट्रक्चर्स के बारे में बताने वाला कौन था? कैकुले। क्या कौन था? कैकुले स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन है ये। क्या है? कैकुले स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस यही स्ट्रक्चर है, दीवार ने भी बेंजीन की स्ट्रक्चर्स बताई थी, हालांकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था। ये एक स्ट्रक्चर रियल मॉलिक्यूल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 39% कंट्रीब्यूट करती है। आपको बताने में एक पॉइंट लिखा था, रेजोनेंस हाइब्रिड इज द वेटेड एवरेज। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द वेटेड एवरेज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें ईच ऑलमोस्ट 39% कंट्रीब्यूट करती है और जो बच गई वो 7% किसकी थी? दीवार। तो जैसे आपने ये बनाई है ना, ऐसे ये स्ट्रक्चर भी बनती है। ये स्ट्रक्चर भी आप लोगों के सामने बनकर आती है। ये स्ट्रक्चर दीवार ने बनाई थी बेंजीन की। आप चेक कर सकते हैं C6H6 को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप ये जब एरो बनाते हैं ना तो बच्चा पूछता है कि अब बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे? अबे ये क्या मतलब है? ये तो तुम्हें समझाने के लिए बनाया गया है। दो अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर बननी चाहिए। एक लुईस स्ट्रक्चर ये बना दी है, एक लुईस स्ट्रक्चर अगर अपन बात करना चाहें तो ये बनाई जा सकती है। एक लुईस स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करना चाहें तो ये बनाई जा सकती है। अब ये एक ही मॉलिक्यूल की क्या है? लुईस स्ट्रक्चर्स। तो आपने ये वाला एरो लगाया हुआ है। आप ये नोटंकी ना करेंगे तो भी काम। अरे इनसे पहले बना दी थी मैंने तो लुईस स्ट्रक्चर। तो ये एक ही मॉलिक्यूल की थी इसलिए मैंने ये एरो बीच में रखा, एरो ऑफ रेजोनेंस। एक ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, मतलब वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो ये आपके सामने ये जो काम था बेंजीन का वो किसका था? दीवार। दीवार केमिस्ट का सरनेम है, उसने बनाया था। लेकिन जब हाइब्रिड बनाते हैं ना तो इन्हीं को हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये ईच
39% के अप्रोक्सीमेटली कंट्रीब्यूट करता है। तो समझो 80% के आसपास कंट्रीब्यूशन तो इसी का ही है, और इनका तो एक लगभग 7% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, तो लगभग 21% इनका है। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो अगर तू एनसीईआरटी से ठीक से पढ़ेगा ना, मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी पढ़ने का तेरा नजरिया बदल दूंगा। जाके पढ़ना रेजोनेंस के अंदर लिखता है इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आर टू, वो इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं चमकेगा तेरे को, ये कह रहा है मेजर कंट्रीब्यूटिंग दो हैं, इसलिए हम सारी बातें यहां से करते हैं। लेकिन भाई साहब स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट नंबर 1, बेंजीन हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब बताइए इनका क्या करें, ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है जिनको मालूम ही ये भी बेंजीन की स्ट्रक्चर है। क्लियर? तभी से मैं बोलता हूं असर्शन रीजन पर मैं हाथ नहीं डालता हूं, अगर होममेड है तो अच्छा है तो तारीफ भी की जाती है कि बहुत शानदार बनाया है। और ऐसा मत माना करो कि शानदार टीचर केवल कोटा में ही है, कोटा में तो ज्यादा माहौली टीचर है, पढ़ाने वाला कहीं भी हो सकता है, नॉलेज किसी को भी हो सकती है। केमिस्ट्री में कोई आके मुझे बोलता है ना कि सर ऐसा हो जाए, तो मुझे सोचना पड़ता है, कोई ये बोल देना नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वो सब्जेक्ट को जानता ही। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, जब मैं उनसे डिस्कस करता हूं इतना पेशेंटली उस चीजों को सुनते हैं, फिर बोलते हैं कि एक बार देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा। ये होता है समझदार इंसान कि मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा होता, मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्या पता कहीं पर ऐसा दिया हो। तो ये आपके दीवार स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपकी किसके स्ट्रक्चर्स हैं। अगर बात करें कैकुले की, तो आप देखना एनसीईआरटी जहां भी लिखता है ना, लिखता है टू स्ट्रक्चर्स ऑफ कैकुले, बेंजीन की उसने बनाई थी। अब हाइब्रिड अगर अपन बनाना चाहें, दोस्तों ध्यान से इधर सुनेंगे, हाइब्रिड बनाने जा रहा हूं, क्या बनाने जा रहा हूं, हाइब्रिड। हाइब्रिड जब हम बनाते हैं तो हम कैकुले को देखकर ही बनाते हैं। किसको देखकर बनाते हैं, कैकुले, बिकॉज दीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ध्यान से सुनते जाना, आप हाइब्रिड कैसे बनाते हो। अगर मुझे हाइब्रिड बनाना पड़े इनकी वजह से, तो पहली आरएस को देखो, डबल बॉन्ड कहां पर है, इसमें डबल बॉन्ड यहां पर है, क्लियर, फिर डबल बॉन्ड यहां पर है, फिर डबल बॉन्ड यहां पर है, ये बना दिया हमने, जी हाँ। फिर दूसरे वाले को देखो, आपका डबल बॉन्ड यहां पर हो सकता है, आपका डबल बॉन्ड यहां पर हो सकता है, और आपका डबल बॉन्ड यहां पर हो सकता है। सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। अगर साइक्लिक कॉन्जुकेशन है, सुनो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, साइक्लिक कॉन्जुकेशन है, जैसा आप देख रहे होंगे लगातार पी ऑर्बिटल साइकिल के अंदर है कि नहीं है। अगर साइक्लिक कॉन्जुकेशन है ना, तो आप डॉटेड की बजाय कंप्लीट बॉन्ड भी बता सकते हो, डॉट डॉट बनाओगे तो भी चलेगा। कहता है और क्या कर सकते हो कि आप इस तरीके से बना दोगे तो भी हम समझ जाएंगे, क्लियर, ऐसा बना दोगे तो भी हम समझ जाएंगे। तो नॉर्मली हमने हाइब्रिड बॉन्ड को किससे बनाया है, डॉटेड से। इस बार पहले कंप्लीट लाइन का इस्तेमाल किया है, कहता है ये तभी इस्तेमाल में लेना जब साइक्लिक कॉन्जुकेशन आ जाए। तो ये और ये एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो अलग अलग बातें नहीं है। तो आप बताओ यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, क्या 1 है, नो, क्या 2 है, इन बिटवीन 1 एंड 2 है। तो बॉन्ड ना तो 100% डबल है, बॉन्ड ना 100% सिंगल है। इस बात को अगर मैं रेजोनेंस के शुरुआत में ही समझाने की कोशिश करता, टाइम भी वेस्ट होता, चमकता भी बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अब आपको चमक रहा है कि वास्तव में हाँ ये हाइब्रिड बॉन्ड है, इन बिटवीन ये बॉन्ड सिंगल एंड डबल है। 1.5 तो आप तब बोल देते हैं जब आप इग्नोर कर रहे होते हैं दीवार स्ट्रक्चर्स को, जब इग्नोर कर रहे होते हैं। अगर दीवार स्ट्रक्चर्स को लेकर आ जाओगे तो एग्जैक्ट डेटा कुछ और ही चलता है। लेकिन हम इन जनरल बातें करते हैं, ऑप्शन हमें ऐसा सेट करके देता है कि हम क्वेश्चन को आसानी से निकाल चले। ये तो हमने ऐसे बनाया। अभी हम हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम से और बनाना चाहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ऑर्बिटल डायग्राम से मैं आपको हाइब्रिड बनाने का अब एक और नजरिया आपको बता रहा हूं कि कैसे बनाया जाता है। हाइब्रिड बनाया जाता है, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के ऊपर रख दो, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। जैसे ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, पी है, यहां पर भी पी है, यहां पर भी पी है, यहां पर भी पी ऑर्बिटल्स हैं, इस प्रकार से है कि नहीं है। आइए अगर अपन बात करें सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो। मैं यहां पर नंबरिंग कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हाइब्रिड कैसे बनाया जाता है, इसको उठाओ इसके ऊपर रखो, या इसको उठाओ इसके ऊपर रखो। अब आप सोचो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रख देता हूं, आपको लगातार पाई बॉन्ड दिखाई देगा। कैसे,
1 और 2 में यहां है, यहां पर नहीं है, लेकिन इसकी वजह से दिखेगा। 2 और 3 में यहां नहीं है, लेकिन 2 और 3 में यहां है, इसकी वजह से दिखेगा। तो आपको लगातार क्या दिखाई देगा? पाई बॉन्ड। तो जब आप बेंजीन को देखते हो ना, तो आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। ये तो अपर लोब्स के ओवरलैपिंग की बातें चल रही है। किसकी? अपर लोब्स। ऐसे लगातार पाई बॉन्ड दिखाई देगा। और यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं, तो ये लोअर लोब्स के ओवरलैप की बातें चल रही हैं। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनाया है बेंजीन का एनसीईआरटी ने, और यहां से बहुत कुछ समझाता है। समझिए, वापस से एंट्री लेने वाला हूं आईओसी के अंदर। किसके अंदर? आईओसी के अंदर। आपने आईओसी में जरूर पढ़ा होगा। मान लीजिए मॉलिक्यूल आपका है क्या? इथीन। तो आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड तो किससे बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड किससे बनते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। क्या मैं सही हूं? बताइए, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। सो ऑल दीज सिग्मा बॉन्ड्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। तो ये पूरा मॉलिक्यूल अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इसका p वर्टिकल में और उसका p भी वर्टिकल में, और आपका पाई बॉन्ड कुछ इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये बना हुआ है पाई बॉन्ड। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करना चाहूं ना, सो देयर इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हम मान लेते हैं ये पी वाई है। क्या है? ये क्या है? पी वाई। तो आप बता सकते हैं ये पूरा मॉलिक्यूल कौन से प्लेन के अंदर है? ये पूरा मॉलिक्यूल कौन से प्लेन के अंदर है? ये पूरा मॉलिक्यूल है एक्स जेड प्लेन। नो, एक्स जेड प्लेन के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा पूरा मॉलिक्यूल? तो अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मॉलिक्यूल पूरा एक्स जेड प्लेन में ऐसे, एंड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एक्स जेड प्लेन के ऊपर भी है और परपेंडिकुलर अप, परपेंडिकुलर डाउन, पर इस एक्स जेड प्लेन में नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं ये नोड आ गया है, यहां पर क्या आ गया है? पी ऑर्बिटल का नोड। और ये प्लेन किसका काम करेगा? नोडल प्लेन का काम करेगा। तो इस मॉलिक्यूल के लिए आपका एक्स जेड प्लेन किसका काम कर रहा है? नोडल प्लेन का काम कर रहा है। देयर इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन, देयर इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द प्लेन, एंड प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल इज एक्टिंग एज ए नोडल प्लेन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आइए वापस चलते हैं। अगर हम मान लें सारे बॉन्ड यहां भी किससे बने हैं? पी वाई से, तो बताइए एक्स जेड प्लेन में कौन है? बेंजीन। प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो आपका एक्स जेड प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए नोडल प्लेन का काम करेगा। देयर इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन, देयर इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द प्लेन। इसी को कई बार हम पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जब एनसीईआरटी कई जगह लिखा हुआ देखेगा कि देयर इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन बेंजीन अबव द प्लेन ऑफ बेंजीन एंड बिलो द प्लेन ऑफ बेंजीन, और यही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता बेंजीन के ऊपर। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास तो ऑलरेडी दोनों साइड क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो इट इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इसकी तरफ न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट नहीं होता है। नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी लिखेंगे मेरे भाई। जितना ज्यादा समय आप मुझे देंगे, यकीन मानिए उतनी ज्यादा बातें मैं आपको बता पाऊंगा। पर इसका मतलब ये नहीं आप मेरे पुराने नोट्स खरीद लेंगे कि बस आप बताते रहो। कोई फायदा? लिखना बहुत जरूरी है। हर प्रोसेस का कोई ना कोई हिस्सा होता है ये। अगर आप केवल बैठ के सुनते रहेंगे, आपकी कंसंट्रेशन पावर धीरे धीरे कम हो जाएगी, और कुछ नहीं तो स्पीड कम हो जाएगी, आलसी हो जाओगे आप लोग। 3 घंटे 20 मिनट में आपसे पेपर ही होना बंद हो जाएगा। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी सजेशन यही है कि पीडीएफ डाउनलोड ना करें या कहीं से नोट्स परचेज ना करें, खुद से लिखें, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। हाँ, ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बेटा। जब आप हाइब्रिड बनाते हो ना, तो हाइब्रिड ऐसा बनाते हो जो मैक्सिमम चीजों को क्या करे? एक्सप्लेन। इनका ईच का कंट्रीब्यूशन कितना है? अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास है। और ये दोनों कितना कंट्रीब्यूट करती हैं? 39% के अप्रोक्सीमेट कंट्रीब्यूट करती है। तो मेजर कंट्रीब्यूटिंग को देखकर बनाया जाता है। अभी आऊंगा मैं इन चीजों पर भी। पर हम ये नहीं कह सकते कि बेंजीन की 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अभी तो और भी बन सकती हैं। प्लस माइनस तो मैंने दिखाया ही नहीं है। हाँ, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ कैलकुलेट स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन 2, ये होता अच्छा टीचर, बिल्कुल प्रिसाइजली, कि कोई कंट्रोवर्शियल बातें नहीं होंगी। आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको हर जगह कैकुले 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 कहता हुआ नजर आएगा, और हम बेंजीन 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 कहते हुए नजर आते हैं। आरएस ऑफ बेंजीन, आरएस ऑफ बेंजीन।
सुटा दिया दोस्तों। सो देयर आर अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स। तो इस मॉलिक्यूल में आपको कॉन्जुगेशन साफ साफ नजर आ रहा है। हाँ, नहीं कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन कोई होना कंपलसरी ही नहीं है। आप बताइए, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, DU कितना है? 4। ये देख लो, 2 पाई बॉन्ड 2 रिंग, कर दिया काम, आ गया है। उसने कैकुले ने क्या किया, 1 रिंग 3 पाई बॉन्ड, तो समझा रहा है वो भी। तो ये तो अलग बात है, कॉन्जुगेशन का मोहताज नहीं है ना रेजोनेंस। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में भी एरो लगा दूं ना, तो बच्चा बाहर आके मेरी गर्दन पकड़ लेता है कि इससे बना के दिखा। ये तेरे को किसने बताया कि इससे ये बननी चाहिए? मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। मैंने बहुत डे 1 पर क्लियर कर दिया था, 2 डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल आर नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होती हैं। की पॉइंट्स में लिखवा रखी हैं बातें, और ये इक्विलिब्रियम में भी मैंने तो सारी चीजें क्लियर की कि ऐसा दिमाग में मत सोच लेना, क्योंकि ऐसे मिथ चलते हैं। कोटा में मैंने एक बात देखी है, कोई टीचर अगर बहुत अच्छी बात बता रहा है ना, लेकिन बहुत धीरे धीरे बता रहा है, बच्चा उसको तवज्जो नहीं देता। मैंने भी देखा है, क्या है फालतू है, कोई गलत पढ़ा दे लेकिन चिल्ला के पढ़ा दे, टेबलें पीटने लग जाते हैं। हालांकि बात वो भी उतनी इंपॉर्टेंट थी, बात वो भी उतनी इंपॉर्टेंट थी जिसने उसने बहुत आराम से बताई थी, लेकिन चिल्लाने पर बात का वजूद ही बदल देते हैं। कोटा के यहाँ पर मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं लिटरली बताता हूं, क्योंकि हम इंजीनियरिंग वाले हैं, हमारा पढ़ने का अलग तरीका था, एकदम साइलेंटली। आपके पेपर में कोई आवाज करने लग जाए, आपको पसंद नहीं है, तो पढ़ते हुए शोर शराबा कैसे पसंद आ सकता है? तो मैं बहुत साइलेंटली पढ़ाता था, बच्चे भाई साहब ऐसे कहते, कौन आ गया कौन आ गया कौन। मैंने कहा शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, बताने में कहीं शर्मिंदगी महसूस, जहां इंस्टीट्यूट में था वो बोलते थे अच्छा टीचर है यार, इसको क्या दिक्कत आ रही। फिर मैंने मेरे दोस्तों से पूछा कि यार क्या दिक्कत है, आप लोग इतना कैसे माहौल सेट कर लेते हैं कि देख बात तो तेरे से पूछेंगे हम कि ये समझाना कैसे है, पर तू धीरे बोलता है, हम चिल्ला के बोलते हैं, बच्चे जग जाते हैं कि इंपॉर्टेंट बात आ गई है। और एक बार तू बोल, 4 बार उनसे बुलवा, उनको लगना चाहिए उसको समझ में आ रहा है। फिर मैंने भी धीरे धीरे चीजों को चेंज किया, कंटेंट कम, माहौल थोड़ा सा सेट। वो भाई साहब बच्चे बोला अब इससे पढ़ेंगे, मैंने कहा इससे पहले बढ़िया ज्यादा पढ़ा रहा था, लेकिन अब आपका जो साइकोलॉजिकल है कोटा की, वो क्या हो गई है, चेंज। इसलिए कोई बाहर का टीचर आता ना, वो यहाँ चलता, वो बेचारा पढ़ा रहा होता है, वो बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ने थोड़ी आए, माहौल बना, क्या बना, माहौल। चलिए आगे बढ़ते हैं जनाब। क्या यहाँ पर तो अपन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन मैच दिखाते हैं? अरे ओ भाई, ब्रेड सुल को मत ला, ये अभी भी sp3 है। तेरे को क्या लगता है याद करके आया हूं? ये पहली बात तो ब्रिज्ड बाईसाइक्लो नहीं है, इट इज ए फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। जो तू सोच रहा है ब्रेड्स रूल, वो ब्रिज्ड बाईसाइक्लो का है, और वो भी तब मना करता है जब sp2 हो, और ये अभी भी कैसा है, sp3, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वो आगे वाला बनाने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं उनका सवाल का जवाब कि सर फिर बाकी को कंसीडर क्यों नहीं किया गया। मैं इस तरह से जवाब दूंगा, पहले 2-4 जुगाड़ बता देता हूं। मान लीजिए अगर आपके सामने कभी भी आ जाए डायरेक्ट बेंजीन है, अगर आपको बताना हो बेंजीन के मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, क्या बोल रहा हूं, मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, याद रखिए मैंने नहीं बोला है क्या ये टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, मैं नहीं कह रहा हूं कि RS ऑफ बेंजीन, नो, मेजर कंट्रीब्यूटिंग। तो बेंजीन के मेजर कंट्रीब्यूटिंग कौन थे, कैकुले। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, इसमें कितनी वर्टिकल लाइंस हैं, 2, तो इसके मेजर कंट्रीब्यूटिंग 2 मिलेंगे। यही डिसाइड करते हैं मैक्सिमम चीजों को। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारे सामने बेंजीन। अगर मान लीजिए नेफ्थलीन की हम बनाना चाहें, क्योंकि हम बनाएंगे नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस का नहीं है, ये हमारे सामने रहेगा नेफ्थलीन, तो इसमें भी आप डायरेक्ट इसके मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बता सकते हो। डायरेक्ट कंट्रीब्यूटिंग बता सकते हो मेजर, कितनी वर्टिकल लाइन है, ए, ये हमारे सामने, क्लियर। आइए नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने एंथ्रासीन है, क्या है, एंथ्रासीन। बेटा ये मैंने नोटंकी यहीं आगे सीखी है,
एंथ्रासीन। कितनी वर्टिकल लाइंस हैं? कितनी वर्टिकल लाइंस हैं? तो इसकी मेजर कंट्रीब्यूटिंग कितनी बनती हैं? 4। ये हमारे सामने है एंथ्रासीन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने फिनेंथ्रीन है। क्या है? फिनेंथ्रीन। तो यहां पर बताइए कितनी वर्टिकल लाइन है? 1 2 3 4 5। तो यहां पर हमारे सामने रहेंगी 5। ये पहले हम डायरेक्ट बताते थे, बच्चों को मजा नहीं आता था, फिर वर्टिकल लाइन से बताया, बोले वाह क्या समझाया है। अभी भी तो याद ही करवाया है। अभी तो बोल ही रहा हूं, बेंजीन की मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर 2, नेफ्थलीन की, एंथ्रासीन की, फिनेंथ्रीन की। ऐसे बोल दे तो बोलता है याद करवा रहा है, और ऐसे जुगाड़, तो ये भी तो याद ही कर रहा है। सोच हमारी ऐसी हो गई है। अब आप इसको हर जगह मत लगाना, बल्कि याद करवाने वाला ज्यादा बेटर था। उसमें ये तो क्लियर होगा कि इन्हीं की याद है मुझे। अब तुम क्या सोचते हो, वर्टिकल लाइन से आरस बता दूंगा। इन्हीं पर बात की है मैंने, बाकी पर मत लगा देना। इन्हीं की याद करवाई है मैंने कि बेंजीन की मेजर कंट्रीब्यूटिंग 2 होती है, नेफ्थलीन की मेजर कंट्रीब्यूटिंग 3 होती है, एंथ्रासीन की मेजर कंट्रीब्यूटिंग 4 होती है, फिनेंथ्रीन की 5 होती है। क्लियर? आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, इस वर्टिकल लाइन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल को ऐसा लिखेगा तेरे को चमकेगा ही नहीं कितनी वर्टिकल है। तो लिखने का तरीका है ना, तो ये तो एक जुगाड़ है याद करने का। अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कोई मतलब नहीं वर्टिकल लाइंस का। अब आते हैं जनाब वाली बात पर कि सर आपने बाकी को हाइब्रिड बनाते हुए इग्नोर क्यों कर दिया। बिल्कुल समझाएंगे तबीयत से। जो लोग इस पर कंट्रोवर्शियल पॉइंट उठाएं उनके लिए पहला जवाब रहेगा कि प्लीज एनसीईआरटी आप एक बार ठीक से पढ़ें। पहले उठाते थे, अब नहीं उठाते, उन्होंने पढ़ लिया एनसीईआरटी, देख लिया लेक्चर कि सही कह रहा है ये। इसमें सबसे पहले बताइए कॉन्जुकेशन है क्या? क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए इस बॉन्ड में तो पोलैरिटी है। क्या है? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, और इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। आपको हर टीचर को यह कहते हुए नजर आया होगा कि पोलर पाई बॉन्ड को उधर तोड़, पोलर पाई बॉन्ड की तरफ तोड़, पोलर पाई बॉन्ड की तरफ तोड़। क्यों? मैं समझाना चाहता हूं। दोनों तरीके से हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन में है। पहला, मान लीजिए अगर ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होकर इधर चला जाए और ये इधर चला जाए, तो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। जी हाँ। किस तरीके से बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? बताइए, इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, इसका बॉन्ड टूट गया है। बताइए यहां कार्बन कार्बन में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और ऑक्सीजन पर कैसा आएगा? नेगेटिव। सो दिस इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि आप यूजुअली बनाते भी हैं। सर मेरा डाउट ये है, हम ऐसे नहीं बना सकते क्या, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए? तो इस तरीके से भी तो बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो दोस्तों। अगर आपने इस तरीके से बनाई तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। कुछ लोग तो भाई साहब इसको इनवैलिड आरएस करार दे देते हैं। जो इनवैलिड आरएस बोल रहे हैं, मैं बता दूं, दिस इज द सोल्ड एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी +1। सोल्ड एग्जांपल है, पेपर में देखा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएस इज इनवैलिड, ये देते हैं आंसर। किसी एक मास्टर ने गलती से बना दिया, कोटा में कई साल चलेगी बातें। कैसे इनवैलिड? सुनो कारण क्या दे रहा है इनवैलिड का कारण। ऑक्सीजन पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ पॉजिटिव। कहीं नहीं लिखा है कि ये आरएस नहीं बन सकता है, कहीं भी नहीं लिखा है। जब मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ाई थी और जब मैंने रेजोनेंस की शुरुआत की थी, तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं, और मैंने इसको ऐसे तोड़ा था, और जैसे ही ऐसे तोड़ा, कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर ये इसके वैलेंस सेल में कितने हैं? 6। तो ये कहां लिखा है कि किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ? फिर ये कार्बन कैसे लेके बैठा है? कार्बोकेटाइन कितनी आरएस बनाते हो आप? अब बदलेंगे ऐसे। नहीं नहीं, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये भी नहीं लिखा हुआ किसी किताब के अंदर कि इट इज इनवैलिड आरएस, कहीं भी नहीं लिखा है। यस, इट इज ए वैलिड आरएस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के अपने एनसीईआरटी उठा लेना, 2 पॉइंट लिखता है एनसीईआरटी। पहली पोजीशन, पहला पॉइंट, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी।
जो भी मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से सुन ले। पहला ये है रूल रेजोनेंस का, और दूसरा रूल है आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होने। एनसीईआरटी ले आना क्लास। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से सुन ले। पहला ये है रूल रेजोनेंस का, और दूसरा रूल है आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होने। एनसीईआरटी लीड आरएस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के अपनी एनसीईआरटी उठा लेना। 2 पॉइंट लिखता है एनसीईआरटी। पहली पोजीशन, पहला पॉइंट, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से सुन ले। पहला ये है रूल रेजोनेंस का, और दूसरा रूल है आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होने। एनसीईआरटी ले आना, क्लास के बाद बता दूंगा। और दुनिया की सारी स्टैंडर्ड बुक यही बात करती है, सिग्मा पाई की भी बात नहीं करती है कि सिग्मा इन्वॉल्व नहीं होगा रेजोनेंस के अंदर। अच्छा उत्तर कभी भी नहीं लिखता है ये बातें। तो आप देखो, इसने तो कोई सा भी वो रूल नहीं तोड़ा है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम, एटम की पोजीशन नहीं बदली है। लेकिन हां, मैं भी कहूंगा कि ये अनइंपॉर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट आरएस है। हम आरएस इसलिए बनाते हैं ताकि मॉलिक्यूल की कोई प्रॉपर्टी समझा सके, इसको समझाकर कोई मतलब नहीं है। जैसे हम चाहते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड की ये भी आरएस बना सकते हैं। समझिए मेरी बात को, कि मैं ऑक्सीजन पर क्या टिका दूं, पॉजिटिव, और कार्बन पर क्या टिका दूं, नेगेटिव। तो इससे तो ये जाहिर कर रहा हूं मैं कि कार्बन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, बल्कि कार्बन किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन देता हुआ नजर आता ही। जितनी भी रिएक्शन हुई सब में कार्बन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो मैं इसको इनवैलिड तो नहीं कह सकता, लेकिन इनसिग्निफिकेंट कह सकता हूं कि इसके बनाने का कोई सिग्निफिकेंस, कोई बात समझा ही नहीं रहा है। आप कई बार नहीं बोलते तो क्या फालतू बात कर, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो बातों को जैसे अपने एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन को 3 बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने के लिए, तो इनसिग्निफिकेंट है ना। क्वेश्चन की क्वालिटी होनी चाहिए भाई, बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा के जाए। एक वैरायटी का एक क्वेश्चन आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 आ जाए, ताकि उसको चीजें क्लियर होने लगे। एक ही वैरायटी के 5 क्वेश्चन करके फालतू का कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, एक ही बात को 5 बार बोल रहे हो, इसका मतलब तो आप, तो ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई समझा नहीं रहा है, कुछ बता नहीं रहा है यार। तो हम इसको क्या कहते हैं, इनसिग्निफिकेंट। इनवैलिड तो दुनिया की कोई किताब नहीं लिखती है, इनसिग्निफिकेंट। आप अलग अलग जगह के पेपर सॉल्व करेंगे, आपको ऑप्शन में मिलेगा इनवैलिड, और ये इनवैलिड इनसिग्निफिकेंट है। तो ये आरएस भी हम इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं। अब बताइए सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो आरएस इनसिग्निफिकेंट हो चुकी है। तो आपके अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड के साथ पॉजिटिव आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ, पॉजिटिव से दिक्कत नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ। मान लीजिए कहीं पर नाइट्रोजन पर 2 बॉन्ड के साथ कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन के भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, 2 4 और 2 6। तो इस टाइप के जो आपके आरएस बनेंगे ना, उन आरएस को हम क्या कहते हैं, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, क्लियर। इनफैक्ट हम उनको टोटल आरएस में भी काउंट नहीं करते, क्योंकि बनाए क्यों रहा है, ऐसे तो आप कुछ भी बना सकते हो हाइपोथेटिकली, लेकिन कुछ चीजें समझा कर तो जाए। तो अगर हमसे इसकी नंबर ऑफ आरएस भी पूछे ना दोस्त, तो मैं बोलूंगा ये 1 है और ये 2 है। मैं इसको इनवैलिड तो नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट कि इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको आरएस में भी काउंट नहीं करते हम टोटल में। और आरएस में ही काउंट नहीं कर रहे दोस्त, तो बताइए हाइब्रिड में तो इसका कोई रोल भी नहीं होगा। तो जब मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा ऊपर वाले कंपाउंड का, तो पहले कौन से बॉन्ड बना देता हूं, सिग्मा। पहले कौन से बॉन्ड बना देता हूं, सिग्मा। क्लियर, इस प्रकार से बना दिए। पहली आरएस में पाई बॉन्ड यहां पर भी है और यहां पर भी है, दूसरी आरएस में पाई बॉन्ड यहां पर आ गया, लेकिन यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये रेजोनेंस हाइब्रिड हमारे सामने बन गया है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी या मैक्सिमम प्रॉपर्टी ये 2 आरएस समझा देते हैं। अब समझ में आया कि हमने हाइब्रिड में दीवार की बातें क्यों नहीं की है। जैसे ये बहुत सारी बातें समझाती है ये आरएस, ये समझा रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ऑर्डर आप यहां से समझाते हो। ये समझा रहा है कि कार्बन का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है, ये समझा रहा है। ये कुछ समझाई, लेकिन मैं इसको इनवैलिड करार नहीं दे सकता, क्योंकि इसने आरएस का कोई रूल ब्रेक नहीं किया है। हां, मैं इसको इनसिग्निफिकेंट कह सकता हूं, इनसिग्निफिकेंट में इसको कह सकता हूं, या अनइंपॉर्टेंट कह सकता हूं, और मैं इसको टोटल में भी काउंट नहीं करूंगा, और मैं इसको हाइब्रिड बनाते हुए भी नजरअंदाज करूंगा, जैसे आपने दीवार स्ट्रक्चर्स को कर दिया था। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए
अपना टाइम थोड़ी हुआ है। 8-12 राक्षस एक से बढ़ के एक साथ छाप लेंगे। पहले मुझे ये एग्जाम्पल करने दे। अगला एग्जाम्पल बहुत ही शानदार। अगला एग्जाम्पल बताइए, इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन है या नहीं है? क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन है या नहीं है? अब देखो, मैंने एक पॉइंट तो बताया नहीं। अब आपको समझ में आया कि सर लोग क्यों कहते हैं कि पोलर पाई बॉन्ड को तरफ तोड़ो। ये कैसा है? नॉन पोलर। और ये कैसा है? तो नॉन पोलर किसकी तरफ जाता है? पोलर की तरफ। क्योंकि उल्टा लाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए वही बनाओ जो आपके काम का है। इनवैलिड नहीं कहना चाहिए इसको। आइए, इसमें भी आप देख सकते हैं, इस बॉन्ड में किसी प्रकार की कोई पोलरिटी, लेकिन यहां पर पोलरिटी है। तो ये रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, ये रहेगा पार्शियल नेगेटिव। अगर मुझे इसकी आरस बनानी पड़ जाए तो मैं इस पाई बॉन्ड को इधर खिसकाऊंगा और इस पाई बॉन्ड को इधर खिसका दूंगा, तो आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर तैयार। यहां कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहां पर कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल। और नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ये बन गई कि नहीं बन गई? एक मिनट सर, क्या हम उल्टा आरएस नहीं बना सकते थे? ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कि इस पाई बॉन्ड को हम इधर लाएं और इस पाई बॉन्ड को इधर भेज दें। अगर ऐसा करोगे तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहां पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पर कैसा आएगा बताइए अब? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पर। देखो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इस टाइप के आरएस को दोस्त हमें कहना चाहिए इनसिग्निफिकेंट। मैं तो इसको टोटल में भी काउंट नहीं करता हूं, लेकिन मैं इसको इनवैलिड नहीं कहता हूं, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है, कंपैरिजन में ले रखा है एनसीईआरटी ने। चेक कर लेना, मेरे ऊपर विश्वास मत करना। क्लियर? तो ये आपके सामने बन गया है। इसका मतलब हमें नॉन पोलर से पोलर की तरफ मूवमेंट करवाना चाहिए। हम इधर क्यों जा रहे हैं जब बाद में बताना पड़ा कि इनसिग्निफिकेंट है। दूसरी बात, अब आखिरी इधर सुनो, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स के बीच में कंजुगेशन है? कितने पाई बॉन्ड के बीच में है? इस पाई बॉन्ड के अल्टरनेट ये पाई बॉन्ड, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो यहां पर पाई पाई कॉन्जुकेशन है, इधर से एक और इधर दोनों में से कोई एक। सोचो ये पी वाई में बन गया, तो यहां पर पी वाई से तो एक ही बना होगा। दूसरा या तो पी एक्स से बना होगा या पी जेड से। तो अगर इसमें हमसे पूछना चाहे नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो बता सकते हैं कितने होंगे? 4। क्लियर? 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन के अंदर हैं, नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हमने कॉन्जुकेशन को समझा है और हमने अच्छा खासा टाइम दिया है, क्योंकि इसके बाद अब आपको एरोमेटिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, साइट ऑफ प्रोटोनेशन, इनमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर यही क्लियरिटी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। हो सकता है मैं एक क्लास लूं जिसमें मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की प्रैक्टिस करवाऊंगा, कारण क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है? तो उनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। लेकिन दोस्त, जिसको आता है वो टाइम वेस्ट ना करे। जब भी मैं मॉड्यूल डिस्कस करता हूं तो सारे मत आया करो। डाउट एक पूछ रहा होता है, लोग इतने सारे ऑनलाइन बैठे रहते हैं। आपका डाउट है तो आओ, आपका डाउट क्लियर हो गया है, लेफ्ट कर दो। कोई मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सर आए हैं तो आना ही पड़ेगा। नहीं, इतने ही अगर आपको सर की इज्जत करनी है तो थोड़ी देर ऑर्गेनिक पढ़ लिया करो बस। लाइव आने की जरूरत, जब डाउट हो तो आओ, वरना मत आओ। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप रखो सर, यहाँ किसकी परमानेंट है?